नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे चंद्र ग्रह को लेकर। तो पहले बात करते हैं, चंद्र ग्रह किन-किन चीज़ों का कारक है। चंद्र हमारी माता का कारक है, यात्राओं से जुड़ा ग्रह है, क्योंकि सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है ये। 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन इनके कृष्ण पक्ष के होते हैं, तो यात्राओं का विचार भी चंद्रमा से किया जाएगा। और हमारे भवन का विचार भी चंद्र ग्रह से किया जाएगा। बॉडी ऑफ पार्ट में ये फेफड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्त्री के स्तन भी चंद्रमा के तहत आएंगे और अंडाशय भी चंद्रमा के तहत आएगा। और निर्जीव चीजों में देखें तो चावल, कपास, गन्ना, मक्खन, ये चीजें भी दूध, ये चीजें भी चंद्र ग्रह के तहत आएंगी। समुद्री भोजन भी चंद्रमा के तहत आएगा और समुद्री यात्राएं भी चंद्रमा के तहत आएंगी। चंद्रमा का मुख्य कारक हमारा मन, माता और जल, ये तीनों चीजें मुख्य तौर पर चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। और चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य और बुध हैं। शत्रु इनका कोई नहीं है, फिर भी राहु और केतु को इनका शत्रु ग्रह माना गया है, क्योंकि ये इनको ग्रहण लगाने में सक्षम है। दिशाओं में उत्तर पश्चिम दिशा पर ये अपना अधिकार रखते हैं। उत्तर पश्चिमी दिशा को हम वायव्य कोण कहेंगे घर का। अगर इस कोण में कोई वास्तु दोष हो तो कुंडली का चंद्रमा भी इससे प्रभावित होगा। गुण इनका सात्विक है और ये जलीय तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकृति इनकी कफ है, तो कफ प्रकृति, जब तक शरीर में कफ बैलेंस रहता है तो व्यक्ति बड़ा सौम्य प्रकृति का होता है। और जब कफ बिगड़ जाता है तो मनोस्थिति बहुत खराब हो जाती है। ठंडे प्रदेशों में तो कफ बिगड़ना आम बात है। जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि विदेश में बच्चा गया, स्कूल में हथियार ले गया, स्कूल के टीचर और मैडमों पर गोली चला दी, तो यहाँ इसका मतलब उनका कफ विकृत है। लेकिन ये आजकल खबरें हिंदुस्तान में भी चलती हैं कि फला बच्चे ने फला को गोली मार दी, अपने ही शिक्षक को गोली मार दी। इसका मुख्य कारण है शरीर में कफ खराब होना। कफ खराब कब होगा? जब हम भोजन में मैदे से जुड़ी चीजों का प्रयोग ज्यादा करेंगे और फ्रिज की वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करेंगे, बासी भोजन का प्रयोग ज्यादा करेंगे, तो स्वाभाविक है शरीर में कफ विकृत हो जाएगा। और विकृत कफ खराब मनोस्थिति पैदा करता है। और आजकल यही हो रहा है कि बच्चों की मनोस्थिति खराब ही है। हम इस भोजन को बदलकर बच्चों की मनोस्थिति को बदल सकते हैं। और वर्ण इनका वैश्य वर्ण है। वैश्य वर्ण को बनिया वर्ण, मतलब ये व्यापारिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं। ये 16 कला निपुण है। चंद्रमा 16 कलाओं से निपुण ग्रह है और इनके अवतार श्री कृष्ण हैं, चंद्रवंशी। श्री कृष्ण जी चंद्रवंशी हैं, तो श्री कृष्ण जी भी चंद्र ग्रह का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं। और शरद पूर्णिमा का इससे जुड़ा एक वाक्य है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनती है। उस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं पर होता है। और दूसरी बात, पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और चंद्रमा रस प्रधान ग्रह तो है ही, तो ये उस दिन की खीर आरोग्यवर्धक मानी जाती है। तो शरद पूर्णिमा का महत्व भी
चंद्रमा से जुड़ता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के अन्य कारक तत्वों को लेकर और उनके परिचय को लेकर। चंद्रमा वृष राशि में उच्च तथा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। कर्क इनकी सव राशि है। ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक बली अवस्था में होते हैं और बाकी दिनों पर ये निर्बली अवस्था के माने जाएंगे। इनकी माता का नाम अनसुईया व पिता का नाम महर्षि अत्रि है। शास्त्रों के मुताबिक चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। जो ये 27 नक्षत्र है ना, शास्त्रों के मुताबिक ये सभी चंद्रमा की पत्नियां मानी गई हैं। और इसके पीछे एक कहानी भी है। ये सभी 27 के 27 नक्षत्र हैं जो ये राजा दक्ष की पुत्री माना गया है इन्हें, और इन सभी का विवाह चंद्र ग्रह से हुआ था। लेकिन चंद्रदेव को रोहिणी से बड़ा प्रेम रहा। फिर रोहिणी भी एक नक्षत्र है। फिर ज्येष्ठा ने अपने पिता से कहा कि ये तो सिर्फ रोहिणी को प्रेम करते हैं, हमें समय नहीं देते हैं। तो क्रोध में आकर राजा दक्ष ने इन्हें थोड़ा कुरूप होने का श्राप दिया। श्राप भय से चंद्रमा ने शिव जी की आराधना की और खुश होकर शिव जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें पूर्णता तो श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन इतना है कि तुम 15 दिन विकृत अवस्था में रहोगे और 15 दिन अपने पूर्ण रूप में रहोगे। राजा दक्ष के कारण, श्राप के कारण इन्हें चर्म रोग हुआ था और चंद्रमा ने सोमनाथ शिवलिंग का निर्माण करके उनकी आराधना की थी। तो यहाँ एक उपाय जुड़ जाता है। जिस जातक को चर्म रोग हो वो सोमनाथ शिवलिंग के एक दफा दर्शन अवश्य करे। चंद्रमा बुध ग्रह के पिता हैं। चंद्रमा के तहत 3 नक्षत्र आएंगे, रोहिणी, हस्त और श्रवण। इन नक्षत्रों के ये स्वामी हैं। सभी 9 ग्रहों में इनकी गति सबसे तेज है। ये एक राशि में 2.25 दिन ही रहते हैं। जिस स्थान पर चंद्रमा ने तपस्या की, आज वह स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कुंडली में जहां जिस राशि में चंद्रमा होता है उसे हम जन्म राशि कहते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा को समुद्र मंथन में पाया गया था। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकले हैं और भगवान शिव ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण किया है। इसके देवता शिव, स्वयं चंद्र व भगवान श्री कृष्ण तीनों चंद्रमा से जुड़े हुए देवता हैं। और इनकी देवी दुर्गा, पार्वती और गौरी है। चंद्रमा की मैच्योरिटी एज 24 वर्ष मानी गई है। तो यहाँ हम इसका दूसरा तथ्य समझे भी तो ये होगा, अगर इसको अपनी तरफ से समझें, कि एक व्यक्ति की अगर मानसिक स्थिति 24 साल तक जो तय हो जाती है, उसके बाद वो अपने आप को शायद ही बदल नहीं पाता है। बाल अवस्था को भी चंद्रमा से देखा जाता है। बचपन में देखा होगा बालक के कितने रूप होते हैं, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म हो तो बताया जाता है कि ऐसा चंद्र सर्व अरिष्ट निवारक होता है। चंद्रमा जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है उसकी दशा पहली दशा होती है और चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। शरीर का बायां भाग चंद्र ग्रह से देखा जाता है और शरीर का दायां भाग सूर्य ग्रह से देखा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई
जो दाई नासिका है उससे सूर्य सवर चलता है और बाई नासिका है उससे चंद्र सवर चलता है। कुंडली में ये चौथे भाव पर अपना कारक तत्व रखते हैं। अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इन 6 नक्षत्रों में चंद्रमा होने पर मूल दोष लगता है, तो इनकी मूल शांति करवानी आवश्यक होती है। एकमात्र चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो ग्रहों के नीचत्व को भंग करने की क्षमता रखता है। और अगर कोई नीच का ग्रह चंद्र से केंद्र में हो तो शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा ग्रह अपनी नीचता छोड़ देता है। कुंडली में अनेकों राजयोग हों, लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति राजयोगों का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। आनंद मन को ही लेना है। मान लेते किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए, लेकिन अब वो देखता है कि सामने वाले के पास अरबों हैं। उसकी मनोस्थिति ऐसी है कि वो इन करोड़ों का तो आनंद नहीं ले रहा, सोच रहा है कि काश मेरे पास और होता। तो क्योंकि अगर चंद्रमा की स्थिति खराब होगी तो ऐसा चंद्रमा आनंद नहीं लेने देगा। चंद्रमा को वारों में सोमवार चंद्रमा का स्वयं का वार है। अब चंद्रमा और कुंडली मिलान में भी चंद्रमा का बड़ा महत्व है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर कुंडली मिलान होता है। वैसे तो चंद्रमा मन के कारक हैं, तो मनोस्थिति को बताने में ये सबसे ज़्यादा सक्षम ग्रह हैं, लेकिन मुझे यहाँ उपयुक्त नहीं लगता कि सिर्फ एक चंद्रमा के आधार पर कुंडली मिलान किया जाए। कुंडली में बाकी अन्य 8 ग्रह भी होते हैं, उनकी स्थिति देखना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब सोचने वाली बात है, हाँ, लगन के बाद चंद्रमा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आप पुरानी कुंडलियों में देखोगे, लगन कुंडली के साथ में चंद्र कुंडली बनी होती है, तो उसका प्रतीक क्या है? लगन तो हमारे शरीर का प्रतीक है कि इस व्यक्ति का शारीरिक रंग, रूप, आचरण, गठन शरीर का कैसे होगा। चंद्र कुंडली इसलिए होती है कि इस व्यक्ति की मनोस्थिति कैसी होगी, ये अपनी परेशानियों से किस प्रकार से लड़ेगा या किस तरह का व्यवहार करेगा, खुश होने पर, ना खुश होने पर, ये चंद्रमा ही बताता है। इसलिए चंद्रमा अति महत्वपूर्ण ग्रह है। और वैसे भी ये पृथ्वी का सबसे नज़दीकी, ये पृथ्वी का उपग्रह है और नज़दीक होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा है, जो हमारे मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। ज्वार भाटा भी चंद्रमा के कारण आता है, क्योंकि ये जल को अपनी तरफ खींचते हैं। वैसे पृथ्वी पर भी 70 और जल के कारक खुद स्वयं चंद्रमा है। हमारे शरीर में भी 70% जल है और पृथ्वी पर भी 70% जल है, और चंद्रमा इस जल में उथल पुथल लाने में सक्षम है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण ही आता है। हम अगर पागल व्यक्तियों को देखें तो इन्हें अमावस्या और पूर्णिमा पर बहुत तकलीफ होती है। आप पाएंगे कि ऐसे जो थोड़े बहुत मनोविकारी व्यक्ति हैं, इनको अमावस्या और पूर्णिमा पर नींद नहीं आती। चंद्रमा मन व जल का कारक है। आपका मन कितना भी खराब क्यों ना हो, हाँ, सर पे 2 लोटे पानी पड़ते ही आपका मन परिवर्तन जरूर होगा। अगर अत्यधिक गुस्सा आया हुआ है या मन में चिड़चिड़ाहट है तो स्नान करने के बाद वो शांत होगा। चंद्र हमारी मानसिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ग्रह है। चंद्र को ऋतुओं में वर्षा ऋतु मिली है, तो आप देखेंगे कि बारिश के सीजन में अधिकतर जानवर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और बारिश के बाद या ठंडी हवा चलने पर, मौसम सुहावना होने पर
पृथ्वी पर जैसे ही जल आया, मौसम परिवर्तन हुआ, अच्छा मौसम हुआ, तो यहाँ स्त्री और पुरुष का भी मन प्रेम की तरफ आकर्षित होता है और इसका कारण भी जलीय प्रभाव ही है। सूर्य जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनका इतना प्रभाव होता है चंद्रमा का कि आप देखेंगे कि शुक्ल पक्ष में वृक्ष और पौधे जल्दी से बढ़ते हैं। मछलियां भी शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष का इंतजार करती है अंडे देने के लिए। पुरुषों की दाढ़ी भी शुक्ल पक्ष में बढ़ती है। स्त्रियों का माहवारी चक्र भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा लगभग 27 दिन में 27 नक्षत्रों को क्रॉस कर लेता है और 28 दिन ही माहवारी चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्य हमारी फसलों को भोजन बनाने का काम करते हैं, पकाने का काम करते हैं, इसी तरह फसलों में रस भरने का काम चंद्रमा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो फसलों में रस भरने का काम चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और हिंदू धर्म के ज़्यादातर त्योहार भी चंद्रमा पर ही आधारित हैं। बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो चंद्रमा से ही की स्थिति से ही देखी जाती है। पूर्णिमा पर जहाँ व्रत दान का महत्व बढ़ जाता है, वहीं अमावस्या पर पितृ तर्पण का महत्व बढ़ जाता है। श्रावण मास, होली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, दीपावली, ये सभी त्योहार भी चंद्रमा पक्ष के अनुसार मनाए जाते हैं। अब चंद्रमा की देख लेते हैं कि कहाँ होने पर सबसे, कुंडली में किन भाव में होने पर ये ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते। 6, 8, 12 भाव कुंडली के यहाँ पर चंद्रमा को ज़्यादा शुभ नहीं माना गया। और इनमें से भी विशेषकर 8वां भाव, क्योंकि 8वां भाव चंद्रमा के लिए मरण कारक स्थान है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर ज़्यादा शुभ फल नहीं देते। स्वराशि के हों तो भी इतना बेहतर फल नहीं दे पाते, क्योंकि इस स्थान पर चंद्रमा खुश नहीं रहते, क्योंकि 8वें स्थान से हम मृत्यु को देखते हैं और चंद्रमा तो मन से जुड़े हुए ग्रह हैं और मन सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से भयभीत होता है, नुकसान से, मृत्यु से। तो यहाँ चंद्रमा अपना पूर्णतः शुभ फल नहीं दे पाते। अब व्यक्ति कैसा होगा ये तो उसकी कुंडली से पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ये बता देता हूं कि चंद्रमा पर जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव होगा, वैसी जातक की मनोस्थिति होगी। अब चंद्रमा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो अब करते हैं चंद्रमा के उपायों पर बात। अच्छा संगीत सुनना भी चंद्रमा का उपाय है, क्योंकि अच्छा संगीत सुनने से मन खुश होता है। गौ माता के साथ व्यतीत करना भी एक बहुत बेहतरीन उपाय है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं चंद्रवंशी रहे हैं और गोपालक रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा किसी का मन स्ट्रोंग रहा हो संसार में, शायद ही कोई हो, वरना उनके समकक्ष कोई नहीं है। तो जब भगवान श्री कृष्ण गौ माता के साथ रह सकते हैं अपने मन की मानसिक मजबूती के लिए, तो आम इंसान भी ये कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा मनोस्थिति किसकी खराब होगी कि जिसके माता पिता जेल में हों, हर कदम कदम पर मौत का संकट खड़ा कर रखा हो मामा कंस ने, उसके बावजूद भी मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं और अपने शत्रुओं को मुस्कुराकर इन्होंने पराजित किया है। उसका कारण गौ माता है, गौ माता का सानिध्य है। चंद्रमा को रसों में नमकीन रस मिला है, क्योंकि चंद्रमा जल के प्रतिनिधित्व ग्रह है और जल हमारा यहाँ सबसे ज़्यादा समुद्रों में है 70%, और वो नमकीन ही है। इसका एक अन्य उपाय और बनता है कि चंद्रमा मक्खन ग्रह से भी, ना मक्खन ग्रह नहीं, मक्खन खाद्य वस्तु से, मक्खन से भी जुड़ते हैं, क्योंकि मक्खन खुद नमकीन है। खाली पेट मक्खन का सेवन भी चंद्रमा को अच्छा करता है।
शिव के मस्तिष्क पर भी चंद्रमा विराजमान है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या उपाय के तौर पर इनको भी ले सकते हैं कि शिव की तरह थोड़ा भोलापन भी अपने मन में रखिए, ज़्यादा ईर्ष्या भाव मत रखिए, इसने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि ईर्ष्या रखोगे, जलन रखोगे, उतना ही तुम्हारा चंद्रमा खराब होगा। चंद्रभेदी प्राणायाम व शीतली प्राणायाम भी चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। शरीर में ज़्यादा चंद्रमा खराब होगा तो स्वाभाविक है कि अब कफ प्रवृत्ति कम होगी और पित्त की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए चंद्रभेदी व शीतली प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। धातुओं में इनको चांदी धातु मिली है, तो ये भी उपाय के तौर पर हम प्रयोग करेंगे कि रात में किसी चांदी के बर्तन में पानी रखेंगे और सुबह उस पानी का सेवन करेंगे। और आपने देखा भी होगा, एडवर्टाइज में आता है, सोना दे मजबूत शरीर, चांदी दे तेज दिमाग। तो ये जुड़ता है। आप चांदी का प्रयोग कीजिए, गिलास वगैरह ना हो तो किसी कांच के बर्तन में या मिट्टी के पात्र में चांदी का सिक्का रख दीजिए, उससे ये उपाय कर लीजिए। जरूरी नहीं कि हर किसी के घर चांदी का गिलास हो। गंगा स्नान व अन्य जलीय तीर्थों का स्नान भी इस चंद्रमा का एक उपाय है। शुक्ल पक्ष के समय छत पर जाकर चंद्रदेव से अपने मन की बातें करें। देखिए, दो ही ग्रह हैं जो स्पष्ट आंखों से दिखते हैं, सूर्य और चंद्र। इनसे हम नमस्कार भी कर सकते हैं, इन्हें निहारते हुए बातें भी कर सकते हैं। अपनी मनोस्थिति इन्हें बताएं और उनसे अपनी मानसिक मजबूती के लिए प्रार्थना करें। तो पहले के समय लगभग सभी का चंद्रमा अच्छा रहता था, क्योंकि खुले आंगन में सोते थे तो चंद्रमा दिखने को मिल जाते थे। आजकल छत के नीचे सोते हैं तो चंद्रमा का प्रभाव शरीर पर नहीं आ रहा, तो हर किसी में चिड़चिड़ाहट है। शिवलिंग पर दूध चावल पानी में मिलाकर अर्पित करना, वो भी सोमवार को दिन, तो ये भी एक चंद्रमा का उपाय बनता है। माता गौरी की उपासना करना भी चंद्रमा का उपाय बनता है। वैसे तो चंद्रमा को लेकर और अनगिनत तथ्य हैं, वो किसी अन्य वीडियो में साझा करेंगे। और ये भी डिपेंड करेगा कि भाई हमें इस चैनल पर कितनी कामयाबी मिल रही है। अगर अच्छा चलता है तो अच्छी अच्छी बातें और सामने आती रहेंगी। अगर पूरा वृतांत तो इस चंद्रमा का नहीं हुआ है, लेकिन इसको भी पूरा करेंगे समय के साथ साथ। नमस्कार, जय हिंद।